नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बनने की राह पर। केंद्र सरकार ने कहा कि फसलों के नुकसान पर समग्र बीमा कवच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फिक्की द्वारा आयोजित दूसरे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड्स समारोह में की शिरकत। कहा कि सरकार युवा पीढ़ी को कृषि क्षेत्र में प्रवेश के लिए कर रही है प्रोत्साहित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसले अब किए जाएंगे गांव की चौपाल से। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट किसी गैर जनजातीय समाज के खिलाफ नहीं, प्रदेश के 89 जनजातीय बहुल विकास खंडों में इसे किया गया लागू। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, किसान के वैध उत्तराधिकारी ही आएंगे किसान की श्रेणी में। जम्मू कश्मीर भू राजस्व अधिनियम में किसान के उत्तराधिकारियों के अलावा अन्य को नहीं होगा जमीन हस्तांतरण। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सरकार ने कहा है कि फसलों के नुकसान पर समग्र बीमा कवच प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के अंतर्गत आबाद प्राकृतिक जोखिमों के मामले में फसलों के नुकसान पर समग्र बीमा कवच प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। मंत्रालय का कहना है कि PMFBY विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बनने की राह पर है। हर वर्ष योजना के तहत लगभग 5 करोड़ किसानों के आवेदन मिलते हैं। पिछले 6 वर्षों में 25,186 करोड़ रुपए का प्रीमियम चुकाया गया और किसानों को 1,25,662 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। कृषि मंत्रालय का कहना है कि जिन राज्यों ने योजना को लागू किया है वे आगे बढ़ रहे हैं और उन राज्यों में रबी 22-23 के तहत किसानों का पंजीकरण भी बढ़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में किसानों को बीमा दावों पर मामूली रकम मिलने की खबरें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, क्योंकि ज्यादातर दावे आंशिक थे और वह वास्तविक रकम नहीं थी। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्रावधान किया है कि हर विशिष्ट किसान पहचान पत्र के आधार पर न्यूनतम 1,000 रुपए के दावे का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फिक्की द्वारा आयोजित दूसरे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड्स समारोह में शिरकत की। तोमर ने कहा कि आज पढ़े लिखे नौजवान कृषि क्षेत्र के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और कृषि क्षेत्र में प्रवेश के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें लगातार प्रोत्साहित कर रही है। तोमर ने भारतीय कृषि क्षेत्र में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में संतुलित संपूर्णता की दृष्टि रखने की आवश्यकता है, जिससे कृषि का और तेजी से विकास होगा। तोमर ने भारतीय परंपरा में मिलेट्स यानी कि पोषक अनाज का महत्व बताते हुए कहा कि मिलेट्स की मांग और उपभोग विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसके लिए सरकार द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी चाहते हैं कि पोषक अनाज को भोजन की थाली में पुनः सम्मान मिले, जैसा कि पहले मिलता था। आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसले अब भोपाल से नहीं गांव की चौपाल से किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट किसी गैर जनजातीय समाज के खिलाफ नहीं है। ये जनजातीय भाई बहनों को और मजबूत करने के लिए है। प्रदेश के 89 जनजातीय बहुल विकास खंडों में इसे लागू किया गया है। पैसा एक्ट जनजातीय भाई बहनों को जल, जंगल, जमीन, श्रमिकों के अधिकारों का विशेष ध्यान एवं स्थानीय स्थानों, परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार प्रदान करता है। मुख्यमंत्री चौहान ने पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन और शासकीय कार्यों में किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनपद सेंगवा के सीईओ को ऐसी ही शिकायत के चलते निलंबित किया जाता है। आज मैं भाषण देने नहीं, पैसा एक्ट पढ़ाने आया हूं। जिन विकास खंडों में पैसा एक्ट लागू किया गया है, वहां के लोगों को इसके प्रावधान और अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए ग्राम सभाओं का गठन होगा। सभी ग्राम सभाओं को अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। ग्राम सभाएं सामाजिक समरसता के साथ बने, ये हम सब के प्रयास होने चाहिए। चौहान ने कहा कि सरकार भी बिना ग्राम सभा की मर्जी के सीधे जमीन नहीं ले सकेगी। धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने और अपने नाम करवाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पैसा एक्ट के चलते अब कोई छल कपट और बलपूर्वक किसी की जमीन हड़प नहीं सकेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो ग्राम सभा को हस्तक्षेप कर उसे वापस करवाने का भी अधिकार होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि गौण वन संपदा जैसे अचार की गुठली, मुहैये का फूल, मुहैये की गुल्ली, हर्रा, बहेड़ा, बांस, आंवला, तेंदुपत्ता आदि को बेचने और बनाने और इसके मूल्य निर्धारण का अधिकार भी अब ग्राम सभा के पास होगा। ग्राम सभा इसके लिए अपना प्रस्ताव बनाकर 15 दिसंबर तक वन विभाग को भेज सकती है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्राम सभा अमृत सरोवर और तालाबों का प्रबंध करेगी। तालाबों में सिंघाड़ा उगाना और मछली पालन और मत्स्य आखेट की समिति ग्राम सभा देखेगी। वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार ने आदेश दिया है कि किसी किसान के वैध उत्तराधिकारी भू राजस्व अधिनियम के तहत किसान की श्रेणी में ही आएंगे। राजस्व विभाग ने कहा है कि किसान मां, किसान पिता, किसान पत्नी के वैध उत्तराधिकारी और किसान के बच्चे भी कृषक श्रेणी में माने जाएंगे। जम्मू कश्मीर भू राजस्व अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता जो किसान नहीं है। सरकार का आदेश राजस्व विभाग को मिले उन आवेदनों के बाद आया है जिनमें किसानों के वैध उत्तराधिकारी किसान होने का दावा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के सभी मंडल आयुक्तों एवं जिला अधिकारियों के साथ बुधवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि, नियोजन, पशुधन, स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों एवं जिला अधिकारियों को धान खरीद केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की धान तौलाई में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए डिजिटल सिस्टम का प्रयोग किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि किसी भी जनपद में कहीं भी गौवंश छुट्टा ना घूमे। छुट्टा जानवरों से किसानों की फसल बचाने के लिए हर जनपद में तेजी से अभियान चलाकर छुट्टा गौवंश को पकड़कर गौ आश्रय स्थल में लाया जाए, जहां उनकी समुचित देखभाल की जाए। इसके अलावा जिन जनपदों में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना नहीं हुई है, वहां यूनिट की स्थापना शीघ्र ही कराई जाए। गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयास किए जाएं। आगे बढ़ते हैं, जहां चीनी लोगों के मुंह में मिठास खोलती है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लखनऊ स्थित स्टार्टअप ऑर्बेरियल बायो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक पौधे की पत्तियों से चीनी के प्राकृतिक विकल्प को तैयार किया है। अपने इस नवाचार के लिए ऑर्बेरियल को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड भी मिल चुका है। क्या है इस स्टार्टअप के उत्पाद और किस तरह से ये लोगों को चीनी के दुष्प्रभावों से बचाने में मदद कर रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्वस्थ खाद्य पदार्थों और पर्याप्त पोषक तत्वों की मांग बढ़ने के साथ ही पौधों पर आधारित प्राकृतिक पोषण का चलन शुरू हो गया है। जाहिर है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कई उपभोक्ता अब रासायनिक तौर से उपचारित रिफाइंड चीनी से दूरी बना रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है स्टार्टअप ऑर्बोरियल बायो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड की। ऑर्बोरियल ने चीनी के प्राकृतिक विकल्पों की एक श्रृंखला विकसित की है, जिसका स्वाद न केवल चीनी की तरह मीठा है, बल्कि इसकी बनावट और गुण भी चीनी जैसा आभास कराता है। ऑर्बोरियल को अपने इस नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड भी मिल चुका है। जो दूसरे केमिकल बेस्ड शुगर फ्री ऑप्शंस हैं, वो हमारी सेहत के लिए उतने ही खराब हैं जितने की चीनी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऑल्टरनेटिव नेचुरल 0 कैलोरी स्वीटनर है जिसका नाम है स्टीविया, और उसी स्टीविया पर हमारी कंपनी काम करती है। हम किसानों के साथ मिलकर इसकी खेती करते हैं और फिर इससे ग्रेट टेस्टिंग स्वीटनेस बनाते हैं, जिसे आप कुकिंग करने के लिए किसी भी
पदार्थ को मीठा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टअप की शुरुआत स्टीविया से हुई। स्टीविया एक खास तरह का पौधा है जिसकी पत्तियों का रस मीठा होता है, जो चीनी का बेहतरीन विकल्प है। अर्बोरियल स्टार्टअप स्टीविया उगाने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में छोटे किसानों के साथ मिलकर काम करता है। अर्बोरियल की संस्थापक स्वाति का मानना है कि स्टीविया आने वाले समय में खाद्य, पेय पदार्थ और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उद्योग का भविष्य है। हमारे खाने में आज जरूरत से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो चीनी हमें बीमार बना रही है। और मैं सिर्फ केक्स या बिस्किट्स इनकी बात नहीं कर रही हूँ, इवन ऐसी चीजें जो हम नॉर्मली हेल्दी कंसिडर करते हैं, जैसे कि जूसेस, केचप्स, इवन सीरियल्स जो हम नाश्ते में खाते हैं, उसमें मेजॉरिटी इंग्रेडिएंट चीनी होता है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि हमें पता है कि चीनी हमारे लिए खराब है, लेकिन ऑप्शन क्या है? अर्बोरियल बायो इनोवेशन भारत और विदेशों में 150 से अधिक कंपनियों में अपने उत्पादों की सप्लाई कर रहा है। अर्बोरियल न केवल उपभोक्ताओं को बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि इसके कच्चे माल की उपलब्धता के लिए किसानों द्वारा स्टीविया को अपने खेतों में उगाने से उनकी आय को भी दोगुनी करने में मदद मिल रही है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम से झारखंड के चतरा में जैसे विकास को पर लग गए हैं। केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम से ऊर्जा पाकर आकांक्षी जिला चतरा अंतर्गत गिद्धौर के प्रगतिशील किसान महेंद्र दांगी मुर्गी और पशुपालन के माध्यम से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने समाज के हर तबके में देश के विकास को लेकर नई ऊर्जा का संचार किया है। झारखंड के आकांक्षी जिला चतरा के अंतर्गत गिद्धौर के प्रगतिशील किसान महेंद्र दांगी खेती और पशुपालन के साथ ही कड़कनाथ मुर्गा पालन से अच्छी कमाई कर रहे हैं। उनके पास फिलहाल 250 कड़कनाथ मुर्गा मुर्गी हैं, जो 700 से 800 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकते हैं। कड़कनाथ मुर्गी के अंडे भी ऊंची दरों पर बिकते हैं। मुर्गा, बकरी और गोपालन के जरिए महेंद्र 6 युवकों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं तथा वे इलाके में कई लोगों के प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। बकरी पालन, गाय पालन और मुर्गी पालन से बहुत लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है और अगर सरकार कुछ और सहायता करे तो और लोगों का रोजगार मिल सकता है। उन्हीं जी से हम पेपर भी देखे थे, उन्हीं से सीख के और उन्हीं से हम सीख के पालने लगे और 14 पीस हम रामगढ़ से लाए थे। रामगढ़ से ही चूजा तैयार करने के लिए अपने से हम तैयार किए। गाय का भी फॉर्म है, बकरी फॉर्म भी है, सारा चीज मेरे पास है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से झारखंड के चतरा में बदलाव साफ नजर आता है। इस कार्यक्रम की सफलता का ये प्रमाण है कि महेंद्र दांगी जैसे न जाने कितने लोग हाल के कुछ वर्षों में संपन्नता और आत्मनिर्भरता के नजीर बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो गुरुवार को ज्वार के भाव में स्थिरता देखने को मिली, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के सौदे नरमी के साथ हुए। महाराष्ट्र के कल्याण और उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में ज्वार के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं राजस्थान की विजयनगर और कोटा मंडी में ज्वार के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में 30 नवंबर को ज्वार का भाव रहा 3,600 रुपए। 1 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,600 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 नवंबर को ज्वार का भाव था 2,700 रुपए। 1 दिसंबर को इसके सौदे 250 रुपए लुढ़क कर 2,450 रुपए पर हुए। राज्य की कोटा मंडी में ज्वार के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ बुधवार को ज्वार का भाव रहा 2,300 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,200 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ज्वार 2,975 रुपए पर बिकी। चालू रबी सीजन के दौरान ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 25 नवंबर तक 15,12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 17,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2,43,000 हेक्टेयर पीछे है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक सीमित देखने को मिली। कुछ मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 नवंबर को धनिया का भाव रहा 9,000 रुपए। 1 दिसंबर को इसके सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 8,500 रुपए पर आ गया, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 30 नवंबर को धनिये का भाव था 11,900 रुपए। 1 दिसंबर को यहां धनिये के भाव में 50 रुपए की मजबूती देखने को मिली और भाव जा पहुंचा 11,950 रुपए पर। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे किसान मसालों के रूप में तो बेचते ही हैं, साथ ही हरे धनिया से भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। भारत में धनिये की खेती मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में की जाती है। धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन रहा था। यानी साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। मंडी भाव के बाद और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के किसान गेहूं और चने की बुआई कर लें। गेहूं और चने की बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। मध्य प्रदेश में गन्ना किसान इसकी अच्छी पैदावार के लिए अच्छे से देखभाल करें। साथ ही गन्ने की फसल को कीट और रोगों से बचाने के उपाय भी कर लें। यहाँ के किसानों ने अगर बैंगन के नए पौधे रोपे हैं तो उनकी उचित देखभाल करें। मध्य प्रदेश में इस समय टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूलगोभी, प्याज और आलू की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ सफेद प्याज की उन्नत किस्मों जैसे AFW और उदयपुर 102 की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ गुलाबी प्याज की नासिक लाल और AFDR किस्मों की बुआई की जा सकती है। मध्य प्रदेश में आलू की कुफरी पुखराज, के लोकेर, के जवाहर और के ज्योति जैसी किस्मों की बुआई यहाँ के किसान कर सकते हैं। महाराष्ट्र के किसान सरसों और मूंगफली की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान 4 से 6 सप्ताह पुराने बैंगन के पौधों की रोपाई भी जारी रखें। बेमौसम बारिश और नम मौसम के कारण कुल्थी जैसी दलहन फसलों में रस चूसक कीटों का खतरा रहता है। ऐसे में इसको नियंत्रित करने के लिए लैम्डा सेहलोथ्रिन 5% EC की 6 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। महाराष्ट्र में चना, ज्वार और प्याज की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ अरहर में इस समय फली छेदक कीट देखा जाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए 5% NSKE का छिड़काव करें। इस मौसम में गन्ने में सफेद मक्खी पाई जाती है। इसको नियंत्रित करने के लिए 10 लीटर पानी में लेकेनिसीलियम लेकेनी की 50 ग्राम मात्रा का स्प्रे करें। महाराष्ट्र के लातूर में कपास की तुड़ाई जारी रखें। यहाँ मूंगफली, मक्का, सूरजमुखी और गेहूं की समय समय पर सिंचाई करते रहें।
की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग पहले ही एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर चुका है। दिल्ली नगर निगम के कुल 250 वार्डों में 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ रामपुर के गंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि रामपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है। वैज्ञानिक नंबी नारायण को झूठे जासूसी मामले में फंसाने के आरोप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए केरल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत दी थी। उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई की अगुवाई वाली समान नागरिक संहिता समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति को नागरिकों से कई सुझाव मिले थे, जिसका समिति अध्ययन कर रही है। भारत बायोटेक की कोरोना से लड़ने वाली दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की मंजूरी मिल गई है। 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रतिबंधित उपयोग यानी कि हेट्रोलॉक्स बूस्टर के लिए मंजूरी मिली है। लुधियाना कोर्ट धमाका मामले में जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने फरार चल रहे आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हनी को कल गुरुवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से आने पर गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से की है। दिग्गज उड़िया अभिनेत्री झरना दास का 82 साल की उम्र में कल निधन हो गया। झरना दास ने अमदाप्ता, मल जानहा, नारी, श्री जगन्नाथ, आदिना मेघा जैसी फिल्मों के अलावा कई नाटकों, टीवी शो और धारावाहिकों में भी काम किया था।
और इसी के साथ ही किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।